जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम योगेश केमनी, आपका मैक्सवेल सर, मैक्सवेल भैया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की फिजिक्स की सीरीज हमने शुरू की है। उड़ान बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर रहे थे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज पर, यानी कि सदिश व अदिश राशियों पर, और हमने अपनी लास्ट क्लास पर एंगल तक निकालना सीख लिया था कि कैसे आप एंगल निकालेंगे, कैसे आप कोण निकालेंगे दो सदिशों के बीच। तो आज क्लास नंबर 02 हमारी है, या लेक्चर दूसरा इस पे है, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज टाइप्स ऑफ वेक्टर पर, कि क्या होते हैं वेक्टर के टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं और टाइप्स ऑफ वेक्टर पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या आपसे डायरेक्ट इस पर पूछे जाते हैं, वो मैं आपके बीच लेके आया हूँ। जैसे कि सबसे पहला होता है इक्वल वेक्टर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इक्वल इसका नाम है, इसके नाम में देखो एक चीज छुपी, इक्वल। इक्वल यानी कि समान सदिश। तो समान का मतलब क्या होगा? बराबर। समान का मतलब क्या होता है? बराबर। अब बराबर मतलब क्या हुआ दोस्तों? बराबर का मतलब हो गया ये दोनों के दोनों सेम होंगे। यानी कि यहां पर मैंने लिखा है, देखो, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। यानी कि यहां पर पोजीशन मैटर नहीं करती, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे मैं एक वेक्टर कहूं कि एक वेक्टर है आपके पास जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास है दोस्तों 2, और दूसरा मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर भी आपके पास है 2, यानी कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इनकी डायरेक्शन भी कैसी है? सेम है। यानी कि एरो की लंबाई भी बराबर होगी और एरो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी बराबर होगा। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर कहेंगे। ये दोनों के दोनों बराबर हैं, ये दोनों के दोनों समान हैं, इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम होंगी और इन दोनों की क्या होगी? परिमाण भी सेम होंगे। तो हम लिख देंगे यहां पर कि इनका परिमाण समान होगा, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड, और इनकी दिशा भी समान होगी, यानी कि सेम डायरेक्शन। तो दिशा भी समान होगी, यानी कि एक जैसी होगी। नेक्स्ट है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव मतलब क्या हो गया? ऋणात्मक। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि दोस्तों, नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन विपरीत हो जाएगी, दिशा विपरीत हो जाएगी। जैसे कि नाम बता रहा है नेगेटिव। जैसे मैंने कहा कि मैं इधर की तरफ एक बल लगा रहा हूं 10 न्यूटन का, इधर की तरफ, तो इधर की तरफ अगर 10 न्यूटन का लगा रहा हूं तो आगे की तरफ हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं नहीं, मैं इधर से धक्का दे रहा हूं 10 न्यूटन के फोर्स से, तो इसकी डायरेक्शन मुझे उल्टी करनी पड़ेगी। यानी कि ये ए वेक्टर है, हाँ सर, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? माइनस ए वेक्टर कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है, परिमाण तो समान है। अगर ये 10 न्यूटन तो ये भी 10 न्यूटन, लेकिन दिशा बदल गई। तो हम यहां पर क्या कहेंगे? निगेटिव वेक्टर में हम कहेंगे सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण तो इनका समान है, समान परिमाण, परंतु इनकी दिशा विपरीत होगी। क्या होगी? दिशा विपरीत होगी, ठीक है, दिशा इनकी विपरीत हो गई। तो ये बात आपको ध्यान में याद रखनी है, बात याद रखनी है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। जब भी वेक्टर पैरेलल होंगे, पैरेलल, तो सेम डायरेक्शन वो रखते हैं। यानी कि पैरेलल के केस में या समांतर के केस में दिशा दोनों की सेम होगी। देखो, एरो दोनों के दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एरो ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दोस्तों, पैरेलल के केस में थीटा हमेशा 0 डिग्री लेके चलना, याद रखना। यानी कि अगर कभी आपसे पूछा कि पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो इनके बीच कोण कितना होगा, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल, दो सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री होता है यदि वो पैरेलल होते हैं, यदि वो समांतर होता है, ठीक है। और अगर दोस्तों ऐसे अभी आपको मैंने बताया कि एक वेक्टर ऐसे जा रहा, दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा, अपोजिट अपोजिट अपोजिट, तो अपोजिट के लिए वर्ड यूज होता है एंटी पैरेलल। देखो, एक ही लाइन में है, हाँ सर, एक ही लाइन में चल रहे हैं, एक ही लाइन में अपोजिट चल रहे हैं, एंटी पैरेलल, ठीक है। एंटी पैरेलल इसको हम कहते हैं, यानी कि आप कह सकते हो समांतर के विपरीत। और इस केस में दोस्तों याद रखना, थीटा होता है 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री लेके चलते हैं। अगर मैं आपसे बताऊं कि सर थीटा 180 डिग्री क्यों लेते हैं, तो थोड़ी सी गणित है इसमें। देखो, दोनों के हेड से हेड मिल गए, पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, एक सीधी रेखा बन रही है। तो सीधी रेखा जब भी एक एंगल बनाती है, कितना बनाती है दोस्तों? 180 डिग्री का बनाती है, ठीक है। और हमेशा एंगल कैसे निकाला जाता है? या तो हेड से हेड मिले हो या टेल से टेल मिली हो। तो आप देख पाएंगे यहाँ हेड से हेड मिल रहे हैं। आप बोलोगे सर इनको कैसे? पैरेलल शिफ्टिंग से मिला लो।
हमने बोला था ना कि हम किसी भी सदिश को समांतर रूप में कहीं भी मूव करा सकते हैं, तो इन दोनों को मुंडी से मुंडी मिला के देखो, आप देखोगे 180 डिग्री बन रहा है। लेकिन कंडीशन ये है कि हेड से हेड और टेल से टेल मिली होनी चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी सी बात याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरो वेक्टर, जीरो यानी कि शून्य सदिश, जिसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं। इसका नाम ही दर्शा रहा है दोस्तों जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, यानी कि इसका परिमाण कितना हो गया, शून्य। परिमाण हो गया इसका शून्य दोस्तों, ठीक है। ठीक है, डायरेक्शन इसकी कोई डिफाइंड नहीं है, कोई दिशा इसकी परिभाषित नहीं है, कोई दिशा परिभाषित है ही नहीं, यानी कि हमें इसकी डायरेक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है ना। ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है इसकी, ठीक है। कैसे सर, कैसे इसका एग्जांपल दोस्तों, आप 3 मीटर इधर की तरफ गए और 3 मीटर यहां से वापस आ गए, तो आप देखोगे 3 मीटर प्लस में गए और 3 मीटर माइनस में आ गए, तो आपका आंसर कितना हो गया, जीरो। यानी कि आपकी डिस्प्लेसमेंट यहां पर जीरो हो जाएगी। तो जब आप ओरिजिन पॉइंट से चले थे और ओरिजिन में ही रिटर्न बैक आ गए, यानी कि जब आप जहां से चले थे वहीं वापस आ गए घूम के, यानी कि बीच में कहीं पर यू टर्न लेके वापस आ गए, तो दोस्तों आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जीरो है। तो इसकी क्या डायरेक्शन दोगे, तो मैग्नीट्यूड यहां पर जीरो हो गया और ऐसी कोई इसकी डायरेक्शन यानी कि दिशा नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर रिटर्निंग टू स्टार्ट, यानी कि जब कोई बॉडी यहां से चली और घूम के फिर अपनी जगह पर वापस आ गई, तो जब अपनी ही जगह से चलो और वापस घूम के आ जाओ, यानी कि गए और वापस आ गए, वापस गए और वापस गए और वहीं पर वापस, तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। सिंपल सी बात है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी यहां पे शून्य हो जाएगी, ये बात याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, एकांक सदिश या मात्रक सदिश आप कह लीजिए, एकांक सदिश हम इसे कहेंगे, यूनिट, ठीक है। तो एकांक बेसिकली हम इसे कहते हैं यूनिट। नाम में एकांक है, नाम में ही यूनिट है, तो यूनिट का मतलब मैथ्स में होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। क्या हो, मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी कि इसका परिमाण कितना होगा दोस्तों, इसका परिमाण होगा 1। इसका परिमाण कितना होगा, 1, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, ठीक है। और ये सिर्फ फिजिक्स में क्या देगा, ये आपको दिशा देता है, क्या देगा, डायरेक्शन देगा। इसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है। थोड़ा सा यूनिट वेक्टर पर भी चर्चा करते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर दोस्तों, यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश। जैसे कि इसके नाम में मैंने फिर आपको बता रहा हूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, और इसका काम है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देना। ये फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको दिशा देगा, दिशा बता देगा, ठीक है। दर्शाने का तरीका, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट, तो इसको दर्शाया जाता है, इसको दर्शाया जाता है कैप से। इस पे क्या लगेगा, कैप, कैप लगेगा। तो जैसे कोई वेक्टर है और उसके ऊपर मैं कैप लगा दूं तो ए कैप बन गया। इसका मतलब है ए इज अ यूनिट वेक्टर, ए एक एकांक सदिश है। अगर कोई सदिश बी है और उसके ऊपर मैं कैप लगा दूं, अगर कोई सदिश बी है और उसके ऊपर मैं कैप लगा दूं, तो मैं कहूंगा B इज अ यूनिट वेक्टर। तो मेरे दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, जिसके सर पे ये कैप लगी होगी वो उसका मैग्नीट्यूड 1 है। मैग्नीट्यूड कितना है दोस्तों इनका, 1, यानी कि इसका परिमाण कितना है, 1। मैग्नीट्यूड कितना है, परिमाण कितना है, 1, 1 इसका परिमाण है, ठीक है। तो कैप से इसको दर्शाया जाएगा, कैप से इसको बताया जाएगा कि भैया कैप लगी है तो समझ जाओ कि भाई इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका परिमाण 1 है, और साथ साथ में ये क्या बता रहा है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। अच्छा, फॉर्मूला कैसे इसको निकाला जाए, फॉर्मूला, तो दोस्तों आपको मैंने कहा कि यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या देने के लिए है, डायरेक्शन देने के लिए है, सिर्फ और सिर्फ दिशा देने के लिए है। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, दिशा ही दे पाएगा, क्योंकि इसका परिमाण तो 1 हो गया, मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं दोस्तों, तो जरा सोचो कि डायरेक्शन बचे, बाकी सब कट जाए। एक वेक्टर किस चीज से बना है, एक वेक्टर बना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। एक सदिश कैसे बना है, परिमाण और साथ में दिशा जोड़ दो। जैसे चाल है, स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये एक स्केलर है, ये एक स्केलर है। लेकिन अगर मुझे वेलोसिटी बनाना है, यानी कि मुझे क्या करना है, वेग बनाना है, तो मैं इस स्पीड को क्या दे दूंगा, डायरेक्शन दे दूंगा 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। तो ये अभी तक क्या था, मैग्नीट्यूड था, लेकिन अब क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। देखो अभी तक क्या था, परिमाण था,
लेकिन अब परिमाण के साथ मैंने दिशा जोड़ दी तो वो वेग बन गया। तो वेग और चाल में बस यही फर्क है कि वेग में क्या होती है, दिशा होती है, और चाल में हमारी दिशा नहीं होती है। लेकिन दोस्तों यहां पर आप एक चीज देखिए कि मैं बोलूं कि ये 20 मीटर पर सेकंड तो स्पीड है, यानी कि मैंने चाल के साथ दिशा दे दी, स्पीड के साथ डायरेक्शन दे दी, स्पीड में मैंने डायरेक्शन दे दी, तो वेलोसिटी बन गई। यानी कि सर अगर मैं सिर्फ बोलूं कि अगर यहां पर सिर्फ डायरेक्शन रह जाए तो क्या किया जाए, तो अगर डायरेक्शन रह जाए, इसका मैग्नीट्यूड 1 बन जाए, परिमाण 1 बन जाए, तो क्या किया जाए? तो आप बोलोगे सर परिमाण 1 बनाने के लिए मैं इसको 20 से भाग दे दूं। यानी कि दोस्तों बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊं तो 20 से 20 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 20 से 20 कटा तो बचा 1, यानी कि मैग्नीट्यूड बन गया 1 और डायरेक्शन आपके पास है। तो किसी भी चीज को एक बनाना होगा, किसी भी चीज को एक बनाना होगा तो आप उसी चीज से तो उसको डिवाइड कर दोगे। भाई x को 1 कैसे बनाया जाएगा? तो x को x से डिवाइड कर दो सर, 1 बन जाएगा। मैं बोलूं भैया 20 को 1 बनाना है तो 20 को 1 कैसे बनाया जाएगा? 20 को 20 से ही डिवाइड करके 1 बनेगा। मैं कहूंगा अल्फा को 1 बनाना है तो अल्फा को अल्फा से भाग देने पर 1 बन जाएगा। यानी कि अगर मुझे मैग्नीट्यूड को 1 बनाना है तो मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो 1 बन जाएगा। हाँ सर, सिंपल। यानी कि सर इसका फॉर्मूला बनाने में कुछ ऐसा लग रहा है कि मैग्नीट्यूड तो 1 चाहिए, डायरेक्शन, यानी कि फॉर्मूला ऐसे बनेगा दोस्तों कि एकांक सदिश बनाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ दिशा ही तो चाहिए, यानी कि एक वेक्टर होगा जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होंगी। और अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मैग्नीट्यूड तो ऊपर वाले मैग्नीट्यूड से नीचे का कट गया और बचा सिर्फ डायरेक्शन, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है। मेरी बात समझना ध्यान से, वेक्टर को जब मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, वेक्टर को जब मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट क्यों दोस्तों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड एक दूसरे को खत्म कर देंगे। उदाहरण के तौर पे भाई वेक्टर के पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर के पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। नीचे क्या है? मैग्नीट्यूड। तो क्या मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट गया तो डायरेक्शन बचा। तो फॉर्मूला सिंपल है, याद करने की दिक्कत नहीं है। यानी कि एकांक सदिश अगर आपको बनाना है भाई तो एकांक सदिश कैसे बनेगा? एकांक सदिश के लिए आपको लिखना है पूरा सदिश। इस सदिश के पास परिमाण भी होगा, दिशा भी होगी, और आप इसको किससे भाग दे देंगे? इसके परिमाण से, बस। तो परिमाण से परिमाण उड़ गया और बची दिशा। इसके पास तो परिमाण प्लस दिशा है ना, देखो इसके पास परिमाण है प्लस दिशा है, और नीचे मैंने इसको बोला भैया उड़ा दो परिमाण से, तो परिमाण कट गया, बच गई दिशा। तो यूनिट वेक्टर एकांक सदिश देती तो हमें क्या है? सिर्फ डायरेक्शन। तो हम कहेंगे सदिश बटे परिमाण। तो सर अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो कैसे लिखा जाए? तो दोस्तों फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है कि मान लो ए कोई वेक्टर है और ए का मुझसे यूनिट वेक्टर पूछा है, ए कोई सदिश है और मुझसे पूछा है ए का एकांक सदिश निकालो। तो एकांक सदिश बराबर ए कोई सदिश है और उस सदिश को उसके परिमाण से भाग दे दो। दैट्स इट दोस्तों, यही फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। बट अगर आपको समझ में आया तो क्यों ये फॉर्मूला बनता है, तो इस तरीके से बनता है। तो ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सिंपल है, याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में ही ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब अगर यूनिट वेक्टर में और अंदर जाया जाए तो यूनिट वेक्टर जो होता है उसमें लंबकोणीय इकाई सदिश होता है। दोस्तों फिजिक्स में डायरेक्शन देखनी थी, अब कैसे देखी जाए डायरेक्शन? भाई इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं तो लिखते नहीं। सोचने वाली बात है, हमारी बुक्स में यूं तो नहीं लिखा जाता कि 5 न्यूटन का बल इधर लग गया, 10 न्यूटन का बल उधर लग गया, एक गाड़ी इधर जा रही थी, एक गाड़ी उधर जा रही थी। अब मैं आपसे जैसे एक उदाहरण दूं कि एक बॉल इधर से उधर जा रही है, तो भैया आप इधर भी भेज सकते हो, इधर भी भेज सकते हो। इधर से उधर किधर? इधर से इधर या इधर से उधर, है ना? तो बेसिकली हम इधर उधर तो करते नहीं, तो हमें क्या करना था? हमें इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं से बढ़िया हमें एक चीज लगी कि हम यहां पर दे दें कुछ डायरेक्शंस, जिससे आप पढ़ो मैं पढ़ूं कोई भी पढ़े उसको पता लग जाए कि अच्छा डायरेक्शंस की बात हो रही है और कौन सी डायरेक्शन की बात हो रही है। जैसे दोस्तों एक उदाहरण के तौर पे समझो, मैं आपसे बोलूं, थोड़ा सा मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वापस जाऊंगा और थोड़ा सा मैं कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से बोलूं कि दोस्तों मुझे यह है प्लस एक्स, यह है माइनस एक्स, यह है प्लस वाई और यह है माइनस वाई। ये सभी आपने मैथ्स में पढ़ी होंगी। मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई मुझे 2 कदम
एक्स में ढूंढने आओ, तो आप बहुत आसानी से 2 कदम एक्स में ढूंढने आ सकते हो। मैं कहूं 2 कदम वाई में ढूंढने आओ, तो आप आसानी से 2 कदम वाई की तरफ चलोगे। यानी कि अगर मैं कहूं कि बच्चों मेरा कोऑर्डिनेट है 2,0, मेरा कोई कोऑर्डिनेट है 2,0, यानी कि मेरे जो निर्देश तंत्र हैं वो है 2,0, तो आप याद रखिएगा हमेशा आगे x लिखा जाता है, पीछे y लिखा जाता है। यानी कि आप बोलोगे यार सर x में 2 कदम है, y में तो कुछ है ही नहीं। यानी कि अगर भैया हमको ढूंढना है तो तुमको यहां से 1 2 यहां आना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। यानी कि मैं यहां बैठा हूं, भैया ऐसे करता हूँ ना फ़ोन, हेलो हाँ कहाँ है यार, मैं वहाँ पे हूँ किसी दुकान पे, जो भी XYZ दुकान है, चलो आ जाओ, दर्जी की दुकान पे आ जाओ। कौन सी दर्जी? अरे वो वाला दर्जी जो उस गली में है, चलो। तो मैंने क्या दे दिए? कोऑर्डिनेट्स दे दिए, मैंने अपनी लोकेशन बता दी, पोजीशन बता दी, तो ये है पोजीशन 2,0। बस आप आए, मुझे मिल गए। मैंने आपसे कहा नहीं यार मैं जो हूँ वो 2,4 में हूँ, आपने बोला अच्छा 2,4 में है, तो क्या आप मुझे यहीं ढूंढोगे? ना 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 ना, आप मुझे x में 2 और y में 1 2 3 4, यानी कि 2 के और 4 के सामने, यानी कि आप यहां आओगे मुझसे मिलने। ये है वो P बिंदु जो है 2,4, यानी कि मैं यहां बैठा हूं। तो ये पोजीशन पता लग गई, ये लोकेशन पता लग गई, है ना, ये पोजीशन पता लग गई, ये लोकेशन पता लग गई। तो दोस्तों सेम यहां पर भी हमें क्या करना है, हमें आई जे के पोजीशन बताने के लिए है, हमें लोकेशन बताने के लिए है। जैसे मैं बार बार ना बोलूं कि भैया मुझे यहां ढूंढो वहां ढूंढो, तो मैंने आपको बोल दिया कि एक्स एक्सिस में अगर आप मुझे ढूंढोगे तो एक्स एक्सिस का 1 कदम आई कैप के बराबर है। एक्स एक्सिस का 1 कदम आई कैप के बराबर है। माइनस एक्स एक्सिस का 1 कदम माइनस आई कैप के बराबर है। प्लस वाई एक्सिस, या मैं नॉर्मली वाई एक्सिस भी लिख सकता हूं, वाई एक्सिस का 1 कदम जे कैप के बराबर है, माइनस वाई एक्सिस का 1 कदम माइनस जे कैप के बराबर है। जेड एक्सिस का 1 कदम के कैप के बराबर है, और माइनस जेड एक्सिस का 1 कदम माइनस के कैप के बराबर है। तो अगर मैं अब आपसे कहूं कि भाई साहब मैं एक वेक्टर पोजीशन पे हूं जो कि है 2i कैप, तो अब आप बताओ, टुक टुक, सर ने लिखा है 2 और आगे लिखा है i का मतलब हो गया x। सबसे पहले ढूंढो क्या यहां पे कोई माइनस माइनस साइन है? नहीं, काम खत्म। फिर आपने बोला यार i का मतलब कहां पे है? i का मतलब है x में, तो बहुत आसान हो गया, इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे बोलने से बढ़िया i लगा दिया। अब आपको बहुत आसानी से पता लग गया भाई 0 था, 1 कदम 2 कदम, अपने भैया इत्थे बैठे, मैं यहां पे हूं, ये मेरी पोजीशन हो गई। मैं अगर आपसे कहूं कि भाई मेरी जो पोजीशन है, मेरी जो लोकेशन है वो है 6j कैप, यार 6j कैप ये है यहां पर, j मतलब हो गया सर प्लस में है, हाँ यानी कि j बता रहा है प्लस का y, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अपन यहां पे बैठे हुए हैं, ये है 6। सिंपल। मैंने आपसे कहा दोस्तों कि मेरी पोजीशन है 2i कैप प्लस 3j कैप। अब आप लोगों को चमक गया कि यार ये 2 कदम i पे बोल रहा है और 3 कदम j पर बोल रहा है, यानी कि ये हो गया y, ये हो गया माइनस का y, तो आप आओगे i कैप, दूसरा कदम 2i कैप, i क्यों? क्योंकि ये रहा, और 3j कैप, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, ठक 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 ठक, ये मेरी पोजीशन आपको मिल गई, जिसकी वैल्यू कितनी है 2,3, यानी कि मेरे कोऑर्डिनेट अब आपको पता लग गया 2,3। तो दोस्तों इससे यह पता लग गया कि आप कहां पर हो और किस डायरेक्शन में हो। तो आपको आई जे कैप क्या कहता है? आई जे कैप आपको बताता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। तो आई अगर प्लस में है तो आप प्लस एक्स एक्सिस में मुझे ढूंढो, आई अगर माइनस में है तो मुझे माइनस एक्स एक्सिस में ढूंढो,
आई के आगे जे के आगे प्लस लगा है तो आप मुझे वाई एक्सिस में ढूंढो, जे के आगे माइनस लगा है तो आप मुझे माइनस वाई एक्सिस में ढूंढो, के आगे प्लस लगा हुआ है तो आप मुझे जेड एक्सिस में ढूंढो, और के आगे माइनस लगा है तो माइनस जेड एक्सिस में मुझे ढूंढो। थोड़ा सा मैं एक्सिस के बारे में आपको और बताऊं तो दोस्तों ये हमारे पास होती हैं दो एक्सिस है ना, ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई, सॉरी माइनस एक्स, ये हो गई वाई और ये हो गई माइनस वाई। अब आप बोलोगे जेड कहाँ, तो इससे बाहर आ जाओ, ये जेड इससे बाहर, और माइनस जेड इसके अंदर, इस बोर्ड के अंदर। मान लो यहां पे हूं मैं खड़ा, जूम माइनस एक्स, जूम प्लस एक्स, ये मेरी मुंडी ऊपर की तरफ तो प्लस वाई, और नीचे की तरफ मेरे पैर तो माइनस। ये बन गए मेरे चारों, बन गए। अब अगर सर प्लस जेड की बात हो तो मेरे फेस के सामने ये प्लस जेड, और माइनस जेड की बात हो तो मेरे पीछे, मेरे बैक में ये माइनस जेड है। तो ऐसे बन जाती है हमारी एक्सिस। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हमें यहां से ये पता लग गया कि भाई आई कैप, जे कैप, के कैप हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बता रहा है। जैसे एक एग्जांपल और दूं दोस्तों, कि मैं आपसे कहूं कि भाई मैं एक वेक्टर हूं और मेरी पोजीशन है मान लो 2i कैप माइनस 3j कैप। तो अब मुझे ढूंढो, मेरी पोजीशन बताओ कहां पर है। तो आपने एक रेफरेंस ले लिया सर, यहां पे इधर था सर माइनस का x, इधर था सर प्लस का x, इधर था सर प्लस का y एक्सिस, इधर था माइनस का y एक्सिस। हाँ सर, अब डायरेक्शन देखो सर, 2 कदम आई कैप, आई के आगे प्लस लगा है, यानी कि टक टक, देखो 1 2 3 कदम 4 कदम ऐसे, तो ये हो गया 1 कदम, यानी कि ये मेरा पॉइंट हो गया। 1 कदम कितना होता है आई कैप, तो 2 कदम लिखे हैं, देखो 2 इसके आगे लिखे तो टक और टक, तो आप यहां पे आ गए। फिर आपने बोला यार 3 बोला है जे में, तो 3 ऊपर या नीचे, तो 3 के आगे लगा है माइनस, तो माइनस होता है सर माइनस की तरफ, तो 1 2 3 4, तो 3 कदम नीचे हुआ। तो यानी कि 3 के सामने 2 के सामने, इस तरीके से। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट आ गए, सिंपल 2,-3। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये प्लस माइनस का क्या झेला है। तो ये है हमारे पास दोस्तों, कोऑर्डिनेट्स चेक किए जाते हैं विद ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, एंड सेम टाइम पे डायरेक्शन पता लग रही है आप कौन से प्लेन में हैं, कौन से समतल में आप हो, कहां आपको ढूंढूं कहां आपको ना ढूंढूं। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स ये हो गए। लंब कोणीय इकाई सदिश ये हो गए। अब लंब कोणीय क्यों सर, क्योंकि ये तीनों के तीनों आपस में, देखो आई की बात करूं तो आई इधर चलता हुआ, जे इधर चलता हुआ, और के इधर चलता हुआ, यानी कि तीनों के तीनों आपस में 90 डिग्री होते हैं, 90 होता है। ठीक है, तो आपस में ये तीनों के तीनों है, तो ये दोनों के दोनों 90 ना। ऐसे z ले लूँ तो z भी तो देखो इनके 90 है ना, तो 90 डिग्री पे ये होते हैं। ठीक है, सारे आई जे के आपस में 90 डिग्री में होता है। चलिए आगे कुछ और टाइप्स पर बात कर लेते हैं। जैसे नाम है को इनिशियल वेक्टर्स। तो को इनिशियल मतलब दोस्तों, को मतलब सह, इनिशियल मतलब आरंभी, सदिश यानी कि एक ही जगह से आरंभ होने वाले। यानी कि अगर मैं एक बिंदु लूं और यहीं से सारे वेक्टर्स निकाल दूं, सारे वेक्टर्स निकाल दूं, तो जब 2 या 2 से ज्यादा सदिश एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो रहे हों, एक ही बिंदु से निकल रहे हों, उसको को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो लाई अलोंग द सेम लाइन और पैरेलल लाइन, सेम और अपोजिट डायरेक्शन। कोलिनियर देखो एक सरेख सदिश एक ही लाइन में आएंगे कहीं पर, ये अगर आएगा तो इसी लाइन से होता हुआ जाएगा, ये अगर आएगा तो इसी लाइन से होता हुआ जाएगा, ये अगर आएगा तो इसी लाइन से होता हुआ जाएगा, यानी कि एक ही लाइन पर पढ़ने वाले। जरूरी नहीं ऐसे होता है, ऐसे भी तो हो सकता है कि ये बिंदु देखो यहां पर भी है, ये बिंदु यहां पर भी है, ये बिंदु यहां पर, यानी कि मैं यहां से गया, अब मैं इस बिंदु से जाऊंगा, अब इस बिंदु से जाऊंगा, लेकिन अगर कोई और आया तो वो भी इसी बिंदु से जाएगा, दूसरा भी इसी बिंदु से, कोई तीसरा बंदा आया उसी बिंदु से गया, फिर उसी बिंदु से गया, उसी बिंदु से गया, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आया ऊपर से, इसी बिंदु से गया, इसी बिंदु से गया, इसी बिंदु से गया, बिंदु सेम है, लाइन सेम है। तो लाइन जब सेम होगी, ये हो गए हमारे कोलिनियर वेक्टर, यानी कि एक ही लाइन पर सेम और अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में सेम और अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ सकते हैं कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट है कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब समतलीय। दोस्तों ये जो बोर्ड है ये एक समतल है। समतल का मतलब होता है एक प्लेट, प्लेन, प्लेट समझ लो, प्लेन हम कहते हैं।
जैसे कि उदाहरण दूं तो ये मेरे पास एक किताब रखी हुई है, ठीक है, एक बुक मेरे पास है। अब इस बुक में ये एक प्लेन है, जैसे ये बोर्ड है, ये एक प्लेन है, ठीक है। तो देखो इस बोर्ड के अनुसार ही समझ लो, मान लो एक वेक्टर ये रहा, ये मेरा हाथ, ये वेक्टर जा रहा है, ये एरो है, ठीक है, ये जा रहा है, और ये वेक्टर जो है ये भी इसी पे है। तो क्या मेरे दोनों हाथ इस बोर्ड में चिपके हुए हैं ठाकुर? तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? कोप्लेनर। ये दोनों के दोनों क्या हैं? कोप्लेनर। आप बोलोगे सर आपका एक हाथ यूं, अगर एक हाथ यूं ले आओ तो ये हो गया मैं ऐसे। तो दोस्तों अब आप बोलोगे सर बोर्ड तो पीछे है, कुछ मत करो, देखो ये दोनों मेरे हाथ यूं है, इस बोर्ड को उठा के मेरे पीछे ले आओ, तो ये दोनों हाथों के पीछे एक प्लेन बन जाएगा। यानी कि प्लेन मैं कहीं पर भी बना सकता हूं, दो में मैं प्लेन कहीं भी बना सकता हूं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल मैं और दूं आपको, एक पेन मैं देख लेता हूं। जैसे मेरे पास ये दो पेन है, ठीक है, जैसे मेरे पास ये दो पेन है, इन दो पेन को मैं ऐसे बना लेता हूं, ऐसे, ठीक, ऐसे जोड़ दिया मैंने, और ये मैंने लगा दिया ऐसे। तो ये प्लेन देखो पीछे आ गया। अगर ऐसे घुमाओगे तो ये प्लेन ऐसे लगा दो, अगर ऐसे घुमाओगे तो सर ये प्लेन ऐसे लगा दो। तो दोस्तों दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर हो सकते हैं। कहीं भी घुमा दो, इसकी डायरेक्शन ऐसे कर दो तो मैं ऐसे लगा देता हूँ प्लेन, इसकी डायरेक्शन ऐसे कर दो मैं ऐसे लगा देता हूँ प्लेन। आप बोलो सर इसकी डायरेक्शन यूं कर दो ऐसे आगे की तरफ, ठीक है, तो मैं ऐसे लगा देता हूँ प्लेन, ऐसे लगा देता हूँ प्लेन। प्लेन तो मैं कैसे भी लगा सकता हूँ, तो कोप्लेनर है। तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, याद रखना। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो सदिश हमेशा समतल्य सदिश होते हैं। दो सदिश, अगर दो सदिश हैं हमेशा समतल्य होते हैं। लेकिन तीन सदिश आ जाएं तो हो सकता है वो प्लेनर हो सकता है वो नहीं हो, यानी कि कोप्लेनर हो या नहीं हो। तीन सदिश अगर आ जाएं, तीन सदिश, एक और पेन मुझे मिला है, तीन सदिश आ जाए तो वो कोप्लेनर हो सकते हैं, वो कोप्लेनर, एक मिनट दोस्तों है, अरे बड़ी दिक्कत हो जावे, हो सकते हैं, नहीं हो सकता। अब देखो ये दो हैं, अगर मैं इसके पीछे प्लेन लगाता हूं वो बेचारा छूट गया, अरे गिर भी गया, ये तो होना ही था। देखो 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 देखो, जरा ध्यान से समझो, है ना, बना दिए तीन, ठीक ठीक ठीक। अगर मैं इन दोनों पे प्लेन लगा दूं तो देखो ये तीसरा वाला अलग निकल गया, अगर मैं इन दोनों के पीछे प्लेन लगा दूं तीसरा वाला देखो अलग निकल गया। तो दोस्तों दो तो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे, दो हमेशा कोप्लेनर होंगे, दो हमेशा कोप्लेनर होंगे, लेकिन तीन कोप्लेनर हो भी सकते हैं, हाँ सर, देखो तीनों आ गए ना ठक पीछे, और नहीं भी हो सकते। तो तीन वेक्टरों के लिए याद रखना दोस्तों, कोप्लेनर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट याद रखना। तो टू वेक्टर, अगर दो वेक्टर हैं तो हमेशा कोप्लेनर होंगे, तीन कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। कोप्लेनर की एक शर्त है, हम आने वाले टाइम में इसको देखेंगे भी, कि इसका ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0 होता है, ठीक है। वो बाद में जब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब दोबारा से इसको चर्चा करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन आपकी लोकेशन बता रही है भाई, कहां से बता रही है? ओरिजिन से। अब देखो सर, अगर मैंने आपको एक वेक्टर दिया जिसकी वैल्यू दे दी 2i कैप प्लस 4j कैप, तो सर इसकी लोकेशन ड्रॉ करो ना सर। लो बेटा, ये है ओरिजिन, इधर है माइनस का x, इधर है माइनस का y, इधर है प्लस का y, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है तो मैंने इसमें ले लिया। चलो भैया लोकेट करो, 2i कैप 1 2 3 4 x एक्सिस, i कैप के साथ 2 चिपका है तो एक कदम दो कदम यहां पे हो रे, और y j के साथ प्लस का 4 1 2 3 4 5, यानी कि 4 के सामने 2 के सामने कोऑर्डिनेट आया 2,4। हाँ सर कोऑर्डिनेट आया, लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूं कि इस ओरिजिन से इसका पोजीशन कितनी दूर है, अरे यार एक सेकंड, हमारे पास ना दोस्तों ये है, देखो तुम, ये तो ओरिजिन से सर इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आप निकालोगे आर वेक्टर की जो पोजीशन है वो है 2i कैप प्लस 4j कैप। तो आपको पोजीशन मिल गई।
ऐसे आप निकालते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन आपकी लोकेशन बता रहा है, पोजीशन आपकी लोकेशन बता रहा है। क्या मैं चमक पा रहा हूं इन बातों से? तो ओरिजिन ये रहा दोस्तों, ओरिजिन आपका ये रहा, और इस ओरिजिन से आपका बिंदु ये रहा। भाई साहब आप 2i कैप प्लस 4j कैप दूरी पर है, यानी कि दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। आपकी पोजीशन मिल गई, आप कहां ढूंढोगे? यहां ढूंढोगे। तो पोजीशन आपको लोकेशन बताता है, स्थिति सदिश आपकी लोकेशन बताता है ओरिजिन से, कि आप जिस ओरिजिन को माना है वहां से कहां पर हैं। तो आपको कहां पर है? यहां पर है। इस तरीके से आपको बुक्स में बताया जाता है कि यहां पर मान लेते हैं ओरिजिन, तो लेट अस कंसीडर ये किसी r1 वेक्टर की पोजीशन है, जो कि है मान लो यहां पर, और यहां से दूसरा कोई r2 वेक्टर है, लेट अस कंसीडर दिस। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मुझे जोड़ना है तो डेल्टा r निकालना पड़ेगा, विच विल बी इक्वल टू r1 माइनस r2 वेक्टर। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं, ऐसे हम निकाल लेते हैं, है ना। लेकिन ये बात याद रखनी है कि पोजीशन वेक्टर आपको क्या बताएगा, आपकी पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है। देखो जैसे एग्जांपल के तौर में मैं कहूं कि एक ए वेक्टर है जो कि है 4i कैप माइनस 3j कैप। अब आप इसकी लोकेशन बनाओ। सर ओरिजिन बनाया, ओरिजिन से ये कहाँ पे है? तो 4 कदम, 1 2 3 4, प्लस लगाना भाई, तो प्लस से लगाना यार, एक्स एक्सिस में जाना यार, क्योंकि आई पे जाना है। जे 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 के आगे माइनस जे कहता है यार माइनस वाई की तरफ चलना है यार, यानी कि कितने कदम चलने हैं? 1 2 3। तो ये बता रहा है कदम, ये बता रहा है डायरेक्शन, ये बता रहा है भाई नीचे या ऊपर, नीचू को। चल बेटा 1 2 3, ये बन गया 4 कमा माइनस 3, कोऑर्डिनेट बन गया। सर पोजीशन वेक्टर बनाओ ना सर, पोजीशन वेक्टर बना देते तो कितना बन जाएगा? 4i कैप माइनस 3j कैप, बन गया पोजीशन। तो पोजीशन वेक्टर आपको लोकेशन बताएगी फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। यह है आपके पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका, ठीक है। चलिए दोस्तों, एडिशन में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिखाता हूँ, और नोट ये होता है कि भाई हमारे पास अगर वेक्टर सिंगल एक्सिस में जा रहा है तो हम कैसे लिखते हैं उसको? 1 एक्सिस में, सिंगल एक्सिस में अगर जा रहा है, ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं ai कैप, लिख सकते हैं। पोजीशन को लिख सकते हैं ना, सिंगल ए मतलब कुछ भी कदम ABCD 1 2 3 4 5 6, B J कैप हो सकता है, तीसरा C K कैप हो सकता है। तो 1 एक्सिस में ये हो जाएगा। अगर आपकी 2 एक्सिस में है, 2 एक्सिस में चल रहा है पार्टिकल, 2 एक्सिस प्लेन में चल रहा है, तो 2 एक्सिस में हो जाएगा ai कैप प्लस B J कैप हो सकता है। मान लो कोई वेक्टर ऐसे बनाया जा सकता है, कोई वेक्टर ऐसा हो सकता है दोस्तों कि B J कैप प्लस C K कैप हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है बिल्कुल, C A I कैप प्लस C K कैप हो सकता है आपके पास J में ना जा रहा हो पार्टिकल, X और Z प्लेन में हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 3 एक्सिस की, अगर 3 एक्सिस पे कहीं पर चल रहा है, 3 एक्सिस की बात हो रही है, यानी कि 3 अक्षों की बात हो रही है, तो कोई वेक्टर A कदम I पे होगा, कुछ B कदम J पे होगा, और C कुछ कदम कहां पर होगा? K पर होगा, इस तरीके से। तो ये आपकी पोजीशन वेक्टर्स हैं, 1 एक्सिस में, 2 एक्सिस में और 3 एक्सिस में। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। परिमाण कैसे निकाला जाएगा दोस्तों? तो आपको कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल, अगर कोई वेक्टर आपको दिया है ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, तो आप उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, परिमाण कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड को मॉड ए बोलते हैं, है ना। कुछ मत करना दोस्तों, ऐसे अंडर रूट लगाना, i के साथ जो लिखा है, यानी कि i का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उसका आप कर दो वर्ग, b के साथ जो लिखा है वो कर दो वर्ग, और k के साथ जो लिखा है उसका भी कर दो वर्ग। ये बन गया आपका मैग्नीट्यूड। सुनना मेरी बात, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट दोस्तों मैंने लिखा 2x, ठीक है, इसको हम कहते हैं गुणांक ना, गुणांक। कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं? 2x। तो मैं आपसे बोलूं x का कोफिशिएंट निकालो, x का कोफिशिएंट, तो x को छोड़ के जो भी चीज लिखी है उसको लिख दो सामने 2। मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया 4x स्क्वायर, मैं बोलूं x का कोफिशिएंट निकालो, तो क्या मैं 4x स्क्वायर को दोस्तों 4x इंटू एक्स पे लिख सकता हूं? भाई 4x स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 4x इंटू एक्स, 4xx, x गुणा x का स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट यानी कि x को छोड़ के जो भी बच रहा है वो लिख दो। सर इस x को छोड़ के लिख दो? हाँ, इस x को छोड़ के भी लिख दो बेटा, जो बचा हुआ था वही है।
अगर मैं बोलूं भैया 4 का कोफिशिएंट क्या है, 4 को छोड़ के एक्स स्क्वायर आएगा। अगर मैं आपसे कहूं 4 को छोड़ के क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी चीज बची वो लिख दो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गुणांक। तो जैसे यहां पर हमने लिखा है कि आई का ये गुणांक ए का स्क्वायर, बी का जे का बी स्क्वायर और सी का के स्क्वायर, सॉरी के का सी स्क्वायर, ये हमारे पास होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज याद रखनी है। तो एक क्वेश्चन में आपको यहां पर दे दूं, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि एक वेक्टर है भाई साहब 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और मैं बोलूं फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालो, परिमाण निकालो दोस्तों, परिमाण वैल्यू निकालो इसकी कि कितना मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर के पास। आप बोला सर अंडर रूट 2 का स्क्वायर सर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, तो इसको करो रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये बन गया 4 20 4 29, और ये आपका आंसर है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन दे देता हूं। एक वेक्टर आपके पास है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, बोला मैग्नीट्यूड निकालो, इसका परिमाण निकालो। तो परिमाण कैसे निकालना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, ऐसे अंडर रूट बनाना है, 2 का स्क्वायर करना है प्लस, अब ये माइनस 3 का स्क्वायर होगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होगा। है सर माइनस नहीं करना, नहीं दोस्तों, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो यह आएगा ए वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 4 प्लस 9 प्लस 4, यानी कि बन जाएगा 8 9 8, ये हो जाएगा तुम्हारा 17, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना है। तो सिंपल सा तरीका है याद रखना कैसे आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता है। चलिए बात करते हैं अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, कैसे जोड़े जाते हैं दो सदिश। तो सदिशों का योग कैसे बनता है, इफ द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय आर वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज गिवन बाय, यदि सदिश ए और सदिश बी का योगफल सदिश आर द्वारा दिया जाता है तो सदिश आर का परिमाण निम्न द्वारा दिया जाएगा। चलो इस बात को जरा चेक कर लेते हैं कि कैसे दिया जाता है, फिर हम यहां पे लिखते हैं। दोस्तों एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए याद रखना, एडिशन ऑफ वेक्टर यानी कि सदिशों के योग के लिए, सदिशों का योग, मान लो यो जा रहा पहला वेक्टर ए वेक्टर, यो जा रहा पहला वेक्टर ए वेक्टर, ये पहला कोई सदिश जा रहा, इसका टेल है इसका हेड है, पहले वाले के टेल से ये गया इसका हेड। क्या करना है दोस्तों, पहले वाले के हेड से दूसरे वाले की टेल जोड़ देना। लेट अस कंसीडर कोई बी वेक्टर ये रहा। मुझे एक चीज समझ में आ गई, वो ये कि पहले वाले के हेड से सर ने दूसरे वाले की टेल जोड़ी है, पहले की मुंडी से दूसरे की पूंछ जोड़ दी। एंगल तो ये नहीं है, एंगल के लिए सर क्या सिखाया था, हेड से हेड या टेल से टेल मिली, यानी कि अगर यहां पर कभी कोई एंगल दे दिया थीटा तो ये मेरा एंगल नहीं है, कुछ भी 120 दे दिया, 30 दे दिया, 40 दे दिया, 50, ये मेरा एंगल नहीं है दोस्तों। एंगल निकालने के लिए सर आपने बताया था हेड से हेड को मिला या फिर टेल से टेल को मिला, तो मिला लो। इसको मैं पैरेलल खींचू तो देखो ये गई इसकी टेल और ये इसका हेड है, मैं पैरेलल इसको शिफ्ट कर सकता हूं, तो ये एंगल है हमारे पास, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। टेल से टेल मिली होनी चाहिए, तो ये गई इसकी टेल, ये गई इसकी टेल, इसको आगे खींचा, ठीक है सर एंगल निकल गया, एंगल निकालना हमें आ गया। नाउ रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, कभी रिजल्टेंट वर्ड आए, टोटल वर्ड आए, नेट वर्ड आए, इक्विवेलेंट वर्ड आए, ये कुछ भी लिखा हुआ है, कभी समतुल्य, कुल, ठीक है, तो इनका मतलब एक ही होता है। परिमाणी, परिमाणी भी बोलते हैं परिमाणी, ठीक है, परिमाणी, तो इन सब का मतलब एक ही होता है, ठीक है। कभी लिखा हो परिमाणी, सॉरी परिमाणी नहीं, हाँ परिणामी, अब ठीक है, परिणामी, कुल, समतुल्य, इन सब का मतलब एक ही है, रिजल्टेंट, आंसर, इन सब का मतलब होता है टोटल, टोटल, ठीक है। तो आप चले ए से
ऐसे, फिर ए के हेड से आपने दूसरे की टेल जोड़ दी। दोस्तों रिजल्टेंट हमेशा कैसे निकलता है, सुनना, पहले के टेल से दूसरे के हेड को एक ऐसी लाइन से जोड़ देने का। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनना, पहले के टेल को दूसरे के हेड से एक ऐसी 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 लाइन वेक्टर बना के जोड़ दो, और जो ये लाइन बनी है ये होती है रिजल्टेंट जो इन दोनों को जोड़ के आई है। ये है ए वेक्टर, मैंने कहा ये जो रिजल्टेंट है, ये जो कुल है, इसने लगाया इसके साथ एंगल अल्फा। अब आप बोलोगे सर ये क्या समझा रहे हो, उधर से उधर खींचो, जरा सोचो उदाहरण के तौर पे। यहां पर एक बक्सा है, इस बक्से को मैं अपनी तरफ इधर खींचूं तो ऑब्वियसली दोस्तों ये बक्सा इधर ही चल के आएगा, ठीक है। इस बक्से को मैं इसको ऐसे ऊपर खींचूं तो ये बक्सा ऊपर ही जाएगा। एक किताब है, किताब कहां गई, ये है। इसको मैं इधर खींचूं तो इधर ही आ रही है, इसको मैं ऊपर उठाऊंगा तो ये ऊपर ही जाएगी, भाई सीधी सी बात है, जिधर उठाऊंगा। लेकिन क्या हो अगर एक ही समय पे मैं इसको इधर भी खींच रहा हूं और कोई इसको ऊपर भी खींच रहा है। सोचो, इसको कोई ऊपर भी खींच रहा है तो मैं इस हाथ से ऊपर लगा रहा हूं धक्का, ठीक है, मैं इससे ऊपर लगा रहा हूं, इससे अपनी तरफ खींच रहा हूं। देखो क्या हो रहा है, ये बुक इधर भी आ रही है, ये बुक ऊपर भी जा रही है, तो दोस्तों ऊपर इधर यानी कि ये बुक टेढ़ी जा रही है, देखो ऐसी तो जाएगी, कुछ ऊपर कुछ आगे। अब इसी बुक को दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, ऐसे, कैसे, ऐसे, क्योंकि ये ऊपर भी जा रही है और कुछ इधर भी। आप एक काम कीजिएगा, आप अपने दोस्त के साथ एक ट्राई करना कि एक काम कर भाई, हाँ इस किताब को अपनी तरफ खींच, वो अपनी तरफ खींचेगा और आप इधर से नीचे से उसको ऊपर को धक्का देना, तो किताब अपनी तरफ उसकी तरफ भी जाएगी और आपके धक्के की तरफ भी जाएगी। यानी कि एक टाइम पर ये किताब अगर आगे खींची जाती तो आगे जाती, अगर ऊपर खींची जाती तो ऊपर जाती, लेकिन अगर इस पे एक ही टाइम पर दो जगह से फोर्स लगा, आगे भी ऊपर भी, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी। तो ये क्या है, यही तो रिजल्टेंट है भाई, यही तो कुल बल है, कुल, कोनो आगे खींच रहा कोनो ऊपर, तो इन दोनों का जो समतुल्य आया मिलके नेट इफेक्टिव, वो कहां आया, बीच में। इधर जाना था इधर जाना था, गई बीच में। क्यों, क्योंकि दो बल इस पे लग रहे थे, दोनों बलों ने भाई अपनी अपनी दिशा तो देनी थी, तो इसको बीच में लेके चले गए। तो ये है रिजल्टेंट। वैसे ही ये रिजल्टेंट हमने यहां पर निकाला कि रिजल्टेंट कैसे किया, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल जोड़ी और फिर पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर का हेड एक लाइन से जोड़ दो, ये बना देता है रिजल्टेंट। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ने का तरीका है, हमारे पास ट्राइंगुलर लॉ ऑफ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है। यानी कि हमारे पास त्रिकोणीय या समांतर तरीके से जोड़ने के तरीके हैं सदिशों को। तो हमारा जो रिजल्टेंट बना वो बनता है दोस्तों आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर है और थीटा टेल से टेल या हेड से निकलता है रे भैया, इसलिए याद रखना। आर की वैल्यू निकाली जाए दोस्तों तो ये आर पूरा क्या फेंकेगा, रूट, अपना स्क्वायर हटाएगा और इसको रूट में फेंक देगा, तो बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैं यहां पे लिख दूं थीटा क्या होता है दोस्तों, थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा क्या है, ए सदिश और बी सदिश के बीचू का कोण है, क्या है, बीच का कोण। और वो कैसे निकलता है, हेड ऑफ फर्स्ट कनेक्टेड टू हेड ऑफ सेकंड या टेल ऑफ फर्स्ट कनेक्टेड टू टेल ऑफ सेकंड, है ना भैया। पहले के हेड को दूसरे के हेड से जोड़ने का है या पहले के टेल को दूसरे के टेल से जोड़ोगे तभी जाके अपना एंगल बनेगा रे भैया। सिंपल, तो निकल गया सर तरीका क्या कि कैसे जोड़ा जाना है। तो यदि ए और बी वेक्टर यानी कि ए सदिश और बी सदिश दोनों का योग हमने किया तो हमारा फाइनल आंसर कैसे निकलता है, आर बराबर अंडर रूट बड़ा सा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और मैं यहां लिख दूं वेयर थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो
सदिशों के बीच का कोण। अब यहां पर वो दो सदिश ए और बी है तो ए और बी के बीच का कोण, ये है रिजल्टेंट। आर को हम कहते हैं परिणामी, ठीक है, रिजल्टेंट, परिणामी या परिणाम, रिजल्टेंट, परिणामी सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर। इजी है दोस्तों। अब एक चीज और यहां पे पूछ लेता है कई बार कि भाई ये जो रिजल्टेंट है इसने ए के साथ कितना एंगल बनाया, ये अल्फा पूछ लेता है। ये अल्फा की वैल्यू कितनी है कि ये ए के साथ ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है। भाई बी के साथ भी पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है। ये ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो दोस्तों बस सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई आपको याद रखना है कि सर उसने ए के साथ कितना बनाया, तो ये गया यूं यूं, ये गया यूं यूं, इन दोनों के बीच का कोण था ये थीटा। ए वाले के साथ इस आर ने कितना एंगल बनाया, तो भैया बनाया वो अल्फा। तो कैसे निकाला जाएगा दोस्तों, तो इट विल बी tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये है रिजल्टेंट के साथ बनाया गया एंगल, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां पे थीटा जो होता है, फिर मैं बता दूं, वो होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दोनों सदिशों के बीच का कोण है दोस्तों ये थीटा, याद रखना, ठीक है। थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। बी से पूछ लेता दोस्तों, बी को यहां शिफ्ट कर दो, ये एंगल कुछ मान लो, बस क्या हो जाता बी के साथ के लिए यहां पर ए साइन थीटा प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा, सिंपल है। ऐसे आप tan बीटा निकाल लेते या जो भी एंगल था बी के साथ वो निकाल सकते थे। तो ये बात याद रखेंगे। अब कुछ यहां पर थोड़ा सा रिजल्ट की बात करते हैं कि आर यानी कि रिजल्टेंट जो है वो कब मैक्सिमम होगा, यानी कि आर का मान अधिकतम कब होगा और आर का मान मिनिमम कब होगा। अब देखो यहां से पूरा फील आ जाएगा सारी कहानी का। दोस्तों मैक्सिमम के लिए मुझे एक चीज समझ में आ रही है, वो फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये मैं लिख रहा हूं यहां पे वैल्यू। हाँ सर ठीक है। मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि सारा कहानी इस थीटा पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि कॉस की वैल्यू प्लस में भी होती है माइनस में भी होती है ना, मतलब एंगल्स में आप प्लस में भी देखोगे माइनस में भी देखोगे। तो दोस्तों मैक्सिमम के केस में आप थोड़ा सा जरा कॉस को याद करें। कॉस की वैल्यू में थोड़ा सा आपको याद कराना चाहता हूं, वैसे शायद आपको याद भी हो। कॉस 0 डिग्री में, कॉस 90 डिग्री में और कॉस 180 डिग्री में आप देखेंगे जब कॉस 0 रखा जाएगा तो कॉस 0 की वैल्यू होती है +1। जब कॉस 90 रखा जाएगा तो हो जाती है दोस्तों 0 और कॉस 180 रखा जाएगा तो -1। बस अब आप समझदार हैं। मैक्सिमम रखनी है तो क्या रखनी होगी, कॉस की वैल्यू 0 रखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में देखो कुछ भी रखोगे, देखो ये हट जाएगा, ये 1 बन जाएगा, पर कुछ ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो जब भी कोई चीज प्लस होगी तो भाई बढ़ेगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में प्लस कुछ भी हो रहा होगा लेकिन वैल्यू तो बढ़ रही है ना, तो मैक्सिमम होगी। यानी कि थीटा की वैल्यू दोस्तों क्या होगी यहां पर 0 डिग्री। यानी कि सर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, यानी कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। हाँ अब एक एग्जांपल दूंगा, समझ जाओगे, सुनते चलना। पहले मैं आपको यहां पर वेक्टर के फॉर्म में दिखा देता हूं। तो आर की वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह लगा दिया 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो सर कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। खत्म कहानी। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो यहां जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, हट गया और ये बन गया सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये तो बन गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई ये तो हमने अलजेब्रा में पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हाँ सर, यानी कि cos 0 हटके तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और रूट कहता है अगर तू स्क्वायर है तो रूट है, हट जा भाई, तो a प्लस बी, सिंपल। यानी कि जब थीटा का मान कितना है दोस्तों 0 डिग्री, यानी कि जब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी। ये हमारे पास अधिकतम वैल्यू है। चलो ठीक है सर। दूसरी कंडीशन कह रही है
कि थीटा कब मिनिमम है, आर की वैल्यू कब मिनिमम है, सॉरी मतलब वो आर का मान न्यूनतम पूछ रहा है। अब न्यूनतम में प्लस तो लगा दिया, जीरो में तो यार माइनस वाला जीरो दे सकता, माइनस वाला नेगेटिव, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में माइनस कुछ हो जाए, हाँ तो वैल्यू कम हो जाएगी। चलो करके देखते हैं। तो थीटा की वैल्यू लगाते हैं 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, मैंने आपको कहा था जब दो चीजें आपस में अपोजिट हो, एंटी पैरेलल हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तब आप थीटा 180 लेते हैं। और लगाते हैं आर इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 180 की वैल्यू कितनी हुई, -1। मैं लगा देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। cos 180 की वैल्यू हमने -1 लगा दी। सर ये क्या किया, कुछ नहीं किया, इसमें मैंने 180 चिपकाया, थीटा की जगह मैंने 180 चिपकाया। तो ये वैल्यू बन गई दोस्तों r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2ab। अब दोस्तों आप देखेंगे तो ये तो -2ab, यार सर ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, हाँ, और फिर रूट से स्क्वायर हट गया, यानी कि ये बन गया a माइनस बी, खत्म कहानी। यानी कि यहाँ पर a माइनस बी बन जाएगा, यानी कि दोनों को हमें माइनस करना है। एंड तीसरी कंडीशन मैं और ले रहा हूं क्योंकि हमने लिखी नहीं है, थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री हो, यानी कि जब a वेक्टर परपेंडिकुलर हो b वेक्टर के, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत हो, जब दोनों के दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहे हो, तब क्या किया जाए, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है और r बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos 90 0, r बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट में जीरो, ये तो जीरो है, जीरो ने सबको जीरो कर दिया, जीरो से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो जीरो हो जाती है, हाँ या ना। रिजल्टेंट आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल। अब देखो जरा मेरी बात सुनो, तीनों के एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल अभी हम पढ़ेंगे मोशन इन 1D में। इन चीज़ों को पर ध्यान देना, जरा सोचो सोचो सोचो। आप लोगों ने सुना होगा कि एग्जाम्पल देखो कि मैं 2 मीटर आगे गया या 3 मीटर आगे गया हूं, 3 मीटर आगे गया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, 3 मीटर चला गया, मन नहीं माना, चल थोड़ा सा और चलता हूं, और मैं थोड़ा और इसी डायरेक्शन में उसी दिशा में आगे आ गया 4 मीटर और। आपसे बोलूं कि दोस्तों इस केस में डिस्प्लेसमेंट बताओ। सर आप डिस्प्लेसमेंट क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। मैं बोलूं आपसे दोस्तों विस्थापन बताओ, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं, मैं दूरी भी पूछूंगा तो वही आंसर होगा, विस्थापन बताओ। तो आप बोलोगे सर ए से बी तक 3 और 4 7 मीटर। जब मैं एक ही डायरेक्शन में जा रहा था तो थीटा मेरा 0 डिग्री था, थीटा 0 था तो दोनों जोड़ दिए जाते हैं रे भैया, a प्लस बी हो गया, इसलिए हमारा आंसर 3 + 4 हो रहा था। सर अगर यही क्वेश्चन ऐसे आए कि मैं गया 3 मीटर यूं गया या 4 मीटर में यूं गया, चलो 4 ले लो, 4 मीटर में यूं गया, फिर यहां जाके मेरा मन हो गया मैं घर चलता हूं यार, वापस आधे रास्ते में चलता हूं, वापस चलते हैं। यहां से आपने रास्ता पलट के 3 मीटर आ गए, आप आगे गए, फिर छोड़ यार घर चलता हूं, वापस चलते हैं, पीछे को आए तो ए वेक्टर आपका आगे को था, बी वेक्टर आपका पीछे को था। अब आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ ली जाए, अब आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लो कोई कि बता भाई विस्थापन बता, विस्थापन बता, जल्दी बता विस्थापन। तुम बोलोगे यार 4 में गया आगे को, 3 आया मैं पीछे को, यानी कि हो जाएगा 1। बोलो समझ में आई बात, 1 मीटर, 1 मीटर। तो आपने क्या किया, आप आगे गए फिर एक पीछे आए, यानी कि दोनों की दोनों चीजें आपस में अपोजिट थी। जब दोनों चीजें, दोनों वेक्टर आपस में अपोजिट थे, कहाँ गया अपोजिट, ये रहा अपोजिट, तो 180 का एंगल था, आपने माइनस किया, इसलिए आप डिस्प्लेसमेंट में जब अपोजिट कर रहे हो तो माइनस कर रहे हैं। तीसरा केस परपेंडिकुलर वाला, आपने कहा मैं 3 मीटर ऐसे गया, फिर 4 मीटर में ऊपर चला गया, यानी कि 90 डिग्री में चला गया, यानी कि मैं नॉर्थवर्ड्स मुड़ गया। मैं यहाँ पे से था, यहाँ पे मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट निकाल भैया। डिस्प्लेसमेंट ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वेक्टर की बात कर रहे हैं हम। मैं फिर बता दूं, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो स्केलर है, क्योंकि वो सदिश है। विस्थापन होता है डिस्टेंस, दूरी अदिश है, ठीक है, विस्थापन होता है सदिश। तो डिस्प्लेसमेंट निकालो तो आप बोलोगे सर ये वाला रास्ता सबसे छोटा रास्ता, कैसे निकालते थे याद करो,
√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तभी तो आप लोग करते हो √9 प्लस 16 बोले तो √25, √25 बोले तो 5, यानी कि आप लिखोगे 5 मीटर। ऐसी थोड़ी किया, इसलिए किया क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर थे, इसलिए आपने पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग किया। आपको लगा नहीं, यहाँ पे cos 90 जो था वो 0 बना दिया, और 0 के कारण √a² प्लस b² हमारा रिजल्टेंट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, जहां पर हमने यूनिट वेक्टर और सारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट जान लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में अब मैं बात करने वाला हूं मल्टीप्लिकेशन और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पर, कि कैसे वेक्टर के कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन होते हैं, और फिर करेंगे हम इसके क्वेश्चंस। तो आशा करता हूं आपको क्लास समझ में आ रही होगी, अच्छे से समझ में आ रही होगी। दोस्तों लाइक जरूर करें, शेयर करें और कॉमेंट जरूर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।